आज हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर 3 है मैग्नेटिज्म का, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि अगर हमारे कहीं भी करंट है, कोई भी वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है या करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। अर्लियर चैप्टर्स में हमने किया था कि अगर किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। दूसरे चैप्टर में हमने मैग्नेट्स की बात करी थी, अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात करी थी। पर इस चैप्टर के अंदर कि अगर करंट है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और प्रोड्यूस होती है तो वो कितनी होगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, और हम उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इसमें स्टडी करेंगे। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे, और बहुत सारे डिवाइसेस भी इस टॉपिक के ऊपर डेवलप हुए हैं। अब उन सभी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो जब भी अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको मैंने लाइन से रिप्रेजेंट करा है, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई। तो इसमें इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको हम बताते हैं राइट हैंड थंब रूल से, जहां पे हमारा अंगूठा जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, और जो उंगलियां हैं, उंगलियों की डायरेक्शन जो है, फिंगर्स की डायरेक्शन जो है वो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ। बायोट-सेवर्ट्स लॉ, और इस लॉ को हम लैप्लास लॉ भी बोलते हैं। एंड इसको हम एम्पियर्स थ्योरम भी कहते हैं। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ में हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और कंडक्टर की लेंथ कितनी है, एल। हमें किसी पॉइंट पी के ऊपर, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो पॉइंट पी के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, और उसका हमें पता चलता है बायोट-सेवर्ट्स लॉ से। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट आई हैविंग लेंथ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इस कंप्लीट लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे dl। इस dl के कारण हम पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण है तो इसका मैग्नीट्यूड भी छोटा सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ी सी होगी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dB से, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। दूसरा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है dB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ एलिमेंट के। तीसरा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी पॉइंट P के ऊपर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट या डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, जो कि हमने लिया है यहां पे R वेक्टर। हमने लेंथ एलिमेंट कहां पे लिया, ओरिजिन के ऊपर माना है इसको। तो OP क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट P का, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R से। तो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विच इज हियर थीटा। तो इट इज directly proportional to the current, directly proportional to the length element, directly proportional to the sine of the angle between the
length element or direction of current and the position vector of the point P. और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है dB, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम इन सारे इक्वेशंस को कंबाइन करें तो ये जो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जो लेंथ एलिमेंट के कारण प्रोड्यूस हो रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो dB इज इक्वल टू, हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, I dl साइन थीटा अपॉन r square. This is the magnetic field produced due to small length element dl carrying current I at point P, which is at distance r from the length element. इसको बोलेंगे हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ। यहां पे K जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसकी वैल्यू आएगी 1 इन CGS सिस्टम और K की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इन SI सिस्टम। तो दिस इज नोन एज बायोट-सेवर्ट्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में अगर हमें इसको लिखना हो तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, और हम क्या करेंगे, r से मल्टीप्लाई कर देंगे और r से डिवाइड कर देंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए अब dB इज इक्वल टू I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। दिस इज बायोट-सेवर्ट्स लॉ इन और लैप्लास लॉ और एम्पियर्स थ्योरम इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। तो ये मेरे पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I करंट जो है इसमें से फ्लो कर रहा है, और मान लेते हैं सर्कुलर लूप जो है करंट कैरिंग वायर ही होती है। ये वायर है, करंट कैरिंग वायर है जो सर्कुलर फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में है और जिसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, और उस सर्कल जो लूप है उसका रेडियस कितना है, R है। हम क्या करेंगे, इस लूप के ऊपर किसी पॉइंट K के ऊपर मैं एक लेंथ एलिमेंट dl चूज कर लूंगा। मैं इस लेंथ एलिमेंट dl के कारण मैं सेंटर ऑफ लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करूंगा, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, जिसके कारण मेरे पास कंप्लीट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो इसमें हम यूज करेंगे बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि इस लेंथ एलिमेंट dl के कारण C के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी dB, विच इज इक्वल टू I म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पे थीटा की बात कर रहे हैं, तो थीटा हमने अभी देखा था इसके जो बायोट-सेवर्ट्स लॉ में, उसमें थीटा क्या था, लेंथ एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। वहां पे पॉइंट P था, यहां पे हम पॉइंट C के ऊपर निकालने जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि कोई भी डायमीटर है वो क्या जो सर्कमफ्रेंस के साथ एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे थीटा हमारा थीटा है, बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो dB क्या आ जाएगा मेरे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर।
तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P वो निकालनी होगी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी द इंटीग्रेशन, अब जो हमारी लिमिट आएगी 0 to 2 pi r, क्योंकि सरकमफ्रेंस अगर हम चलते हैं यहां से चलते हैं तो वापस हम यहां पे पहुंच रहे हैं, तो विच इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस। तो टोटल लेंथ जो होगी सर्कुलर लूप की वो L ना होके वो कितनी होगी 2 pi r होगी। लिमिट 2 pi r आ गया मेरे पास। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, वैसे तो I भी कांस्टेंट है, dl अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई r किसकी dl की इंटीग्रेशन होती है L, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर, और ये आ गई इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास L लिमिट 0 to 2 पाई r, dl की इंटीग्रेशन L। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर, और ये कितना आ गया L की जगह अपर लिमिट दैट इज 2 पाई r माइनस 0। तो मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू 2 पाई r अपॉन r स्क्वायर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, r से एक r कैंसिल हो गया, म्यू नॉट I इंटू 2 पाई अपॉन 4 पाई r, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 r। इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इतनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, मैग्नीट्यूड इतना होगा मैग्नेटिक फील्ड का एट पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप विच इज कैरिंग करंट I and the radius of the loop, circular loop is small r। नेक्स्ट टॉपिक है obtain an expression for magnetic field at a point due to conductor of infinite length। magnetic field इनफाइनाइट लेंथ। हम यहां पे क्या करेंगे, एक कंडक्टर ले लेंगे जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, और इस कंडक्टर की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, हमें इसकी लेंथ का बिल्कुल भी पता नहीं है। मैं एक पॉइंट ले लूंगा P विच इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस A फ्रॉम द कंडक्टर। which is at perpendicular distance small a from the conductor। अब मैं इस कंडक्टर के ऊपर एक लेंथ एलिमेंट ले लूंगा dl। इस लेंथ एलिमेंट के को ले लूंगा मैं ओरिजिन के ऊपर, और p और o को मैं मिला दूंगा। तो r जो है ये डिस्टेंस है o से p का, और पोजीशन वेक्टर p का आ जाएगा r वेक्टर। और मान लेता हूं कि लेंथ एलिमेंट जो है, इस पॉइंट को K ले लो, तो K और लेंथ एलिमेंट जो है एट डिस्टेंस L है फ्रॉम द पॉइंट K। K ले लो, C ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, C भी ले सकते हैं, C ले लेते हैं, यहां पे C ले लेते हैं। अब बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या बोलता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट पॉइंट P due to the length element which is at point O, it will be dB
वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। चलो रे कोई नहीं, मैं दोबारा कर देता हूं। तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर क्यूब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट पॉइंट P ड्यू टू लेंथ एलिमेंट dl विच इज कैरिंग करंट I। अब हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे CPO। इन राइट एंगल ट्रायंगल CPO, इस एंगल को मान लेते हैं हम फाई। तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल हमारा होगा थीटा, थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री, थीटा प्लस फाई, तीसरा एंगल है हमारा 90 डिग्री इज इक्वल टू, और तीन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर। तो यहां से हम थीटा प्लस फाई जो है इसको निकाल लेंगे, तो ये कितना आएगा मेरे पास 90 डिग्री, 180 से 90 माइनस करेंगे तो इट विल बी 90 डिग्री। थीटा निकाल लेते हैं, हमें पूरी इसको जो है हमें फाई में कन्वर्ट करना है, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस फाई। तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो dB मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 माइनस फाई अपॉन आर स्क्वायर। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी साइन 90 माइनस फाई क्या होगा, कॉस फाई। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl साइन, सॉरी साइन की जगह आएगा कॉस फाई, कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर। अब हम कॉस फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कॉस फाई क्या आएगा मेरे पास, ये मेरे पास ट्रायंगल है, इसमें ये आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया बेस और ये आ गया हाइपोटेन्यूस। तो कॉस फाई मुझे निकालना, ये बेस है अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉस फाई क्या आएगा a अपॉन आर। कॉस फाई इज इक्वल टू a अपॉन आर। तो कॉस फाई की जगह मेरे पास आ जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl a अपॉन आर क्यूब। और साथ में हम यहां से ये भी निकाल लेते हैं कि R जो होगा, R भी निकाल लेंगे, R इज इक्वल टू a अपॉन कॉस फाई, और यहां से हम R क्यूब निकाल लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू a सीकेंट फाई, और यहां से हम R क्यूब भी निकाल लेते हैं, तो R क्यूब क्या आ जाएगा a क्यूब सीकेंट क्यूब फाई। इनको हमें आगे यहां पे यूज करना है, तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले तो हमारे पास a की जगह, तो सब्स्टिट्यूट जब हम करेंगे तो हमारे पास जो R क्यूब है उसकी जगह हम लिख देंगे a क्यूब सीकेंट क्यूब फाई, R क्यूब की जगह। तो मेरे पास आएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, और साथ में क्या है a है अपॉन a क्यूब सीकेंट क्यूब फाई। एक a से यहां, तो यहां 2 रह जाएंगे, तो a स्क्वायर रह गया नीचे, तो मेरे पास आ गया। अब अगेन tan फाई निकाल लेते हैं, हमें dl को भी कन्वर्ट करना है, तो l अपॉन
ए आएगा। tan phi अगर मुझे निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो L अपॉन ए आएगा मेरे पास। तो tan phi L अपॉन ए, क्योंकि मुझे dl जो है इसको भी रिमूव करना है, तो यहां से मैं L निकाल लूंगा। तो L क्या आएगा, a tan phi। दोनों तरह से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dl क्या आ जाएगा, a वैसे रहेगा और tan का होता है सीकेंट स्क्वायर phi d phi। इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dl की जगह मेरे पास आ जाएगा a सीकेंट स्क्वायर phi d phi। तो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो dv क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। dl की जगह हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है dl की जगह a सीकेंट स्क्वायर phi d phi, a सीकेंट स्क्वायर phi d phi, और नीचे क्या है हमारे पास, a स्क्वायर सीकेंट क्यूब phi, a स्क्वायर सीकेंट क्यूब phi। तो सीकेंट स्क्वायर phi से सीकेंट क्यूब phi कैंसिल हो जाएगा, तो यहां नीचे सिर्फ एक सीकेंट phi बचेगा और एक a से एक नीचे का a भी कट जाएगा। तो a मेरे पास रहेगा db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई इंटू अपॉन a सीकेंट phi। db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और साथ में आ गया आई डी फाई अपॉन a सीकेंट phi, phi अपॉन a सीकेंट phi। अब 1 सीकेंट phi क्या होगा, cos phi, cos का उल्टा सीकेंट होता है, तो ये क्या आएगा मेरे पास, cos phi आ जाएगा। रुक जाओ यार, गलत हो गया। तो 1 सीकेंट phi क्या होगा, cos phi। तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू a आई cos phi d phi। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गई ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl के कारण पॉइंट p के ऊपर। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लेंगे b, इट इज इक्वल टू db इंटीग्रल। अब यहां पे लिमिट जो है माइनस phi 1 से phi 2, और ये कैसे आएगा, तो ये एंगल जो है हम इनको मान लेंगे phi 1, एक एंगल को मान लेंगे phi 1 और दूसरे एंगल को मान लेंगे phi 2 मान लेंगे। तो ये एंगल मैंने ले लिया phi 1 और इस एंगल को मैंने ले लिया phi 2। तो लिमिट मैंने ली है माइनस phi 1 से लेके phi 2। db की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। ये सारी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है यहां पे, और अब इंटीग्रेशन जो होगी cos phi d phi की होगी। इंटीग्रेशन माइनस phi 1 टू phi 2 cos phi d phi, और cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, cos की इंटीग्रेशन होती है साइन। तो हमारे पास आ जाएगा
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और ये आ जाएगा साइन फाई और लिमिट माइनस फाई 1 टू फाई 2 आ जाएगा। अब फाई की जगह अपर लिमिट माइनस फाई की जगह लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई की जगह अपर लिमिट फाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस फाई 1। अब इसको साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन ऑफ फाई अपर लिमिट यानी फाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ फाई 1। यह आ जाएगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब एंगल क्या है फाई 1 और फाई 2 है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली। अगर कंडक्टर की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट होगी, तो अगर कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट होगी तो फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 और ये सभी दोनों इक्वल होंगे 90 डिग्री के। यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो b क्या आ जाएगा मेरे पास, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 1 प्लस 1 2 आ जाएगा मेरे पास। तो 2 से ये कट गया 2, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन ए। जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें यह है कि कंडक्टर से जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और करंट इन्वॉल्व हो रहा है। दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी कि कंडक्टर से उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो ये इनफाइनाइट लेंथ वाले कंडक्टर के कारण, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट P के ऊपर जिसका डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो स्मॉल a है, और उसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट P के ऊपर। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। करंट कैरिंग सर्कुलर और रिंग। मेरे पास ये सर्कुलर रिंग है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी एक्सिस है। इसकी एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट P के ऊपर इसमें करंट है I, और इस रिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इस रिंग के अराउंड डेवलप होगी उस मैग्नेटिक फील्ड को हमें फाइंड आउट करना है, पर वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, उस रिंग की एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि दो लेंथ एलिमेंट ले लेंगे और हम मान लेंगे कि जो रिंग है इसका रेडियस कितना है, स्मॉल a है,
एक लेंथ एलिमेंट मैं यहां पे ले लूंगा और दूसरा लेंथ एलिमेंट मैं इधर ले लूंगा और dl। और इन लेंथ एलिमेंट के कारण मैं इसके कारण भी और इसके कारण पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर लूंगा और फिर हम पूरे रिंग के कारण इंटीग्रेशन करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट P ड्यू टू लेंथ एलिमेंट एट A, दूसरे पॉइंट को मान लो B, तो इसको मान लूंगा मैं dB1 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन ऑफ एंगल थीटा अपॉन डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा AP स्क्वायर। अगर हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसको मान लेते हैं हम एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, तो मेरे पास ये AP आ जाएगा। AP हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज AP क्या आ जाएगा, AP स्क्वायर आएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। AP आएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट, और AP स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे पास dB1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा और a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहां पे थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा क्योंकि यहां पे थीटा जो है ये 90 डिग्री होगा क्योंकि अगर मान लो ये रिंग है, अगर ये मेरे पास रिंग है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये इस AP के साथ जो एंगल बनाएगा ये एंगल होगा 90 डिग्री। बट लिख देते हैं बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मेरे पास आ जाएगा dB1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 डिग्री अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और हमारा 90 साइन 90 होता है 1, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये आ जाएगा dB1। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन 1, और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो पॉइंट A के ऊपर लेंथ एलिमेंट है dl, उसके कारण। अब इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो पॉइंट P है उसका दूसरे लेंथ एलिमेंट से भी सेम डिस्टेंस है, तो इसलिए वो वहां जो दूसरा लेंथ एलिमेंट है वो भी पॉइंट P के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैं उस मैग्नेटिक फील्ड को मान लेता हूं dB2, और ये आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, क्योंकि लेंथ एलिमेंट भी सेम है, करंट भी सेम और डिस्टेंस भी सेम है, तो ये भी क्या आ जाएगी प्लस r स्क्वायर। तो इसको मैं मान लूंगा। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि dB1 और dB2 जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है पॉइंट P के ऊपर वो सेम है। dB1 और dB2 इसका मैग्नीट्यूड पॉइंट P के ऊपर सेम है। और इस एंगल को हम मान लेते हैं फाई, ये एंगल आ गया मेरा फाई, ये एंगल भी मेरे पास होगा फाई। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड dB1 है इसके कारण इसकी डायरेक्शन होगी कुछ इस तरफ को, ये आ गई dB1, और जो dB2 है उसकी डायरेक्शन कुछ आएगी इस तरफ को। क्योंकि जो भी हमारा जो करंट होता है, सर्कुलर रिंग जो रहता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, अगर हम उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट जो है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो रहता था कि डायरेक्शन सीधी ऐसे चलेगी, पर यहाँ पे जो होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसके अराउंड क्या होगा, ये सर्कुलर रिंग की फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक रिंग होगा,
और रिंग के टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से आएंगी। और इन मैग्नेटिक फील्ड ये एंगल फाई, ये एंगल फाई, और ये जो होंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे dB cos फाई, dB1 cos, dB2 cos फाई, और ये आ जाएगा dB1 cos फाई। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो इस तरफ को होंगे dB2 sin फाई और dB1 sin फाई। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये दोनों कंपोनेंट जो dB2 cos फाई और dB1 cos फाई जो है, दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी पॉइंट P के ऊपर, वो होगी सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के कारण। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास पॉइंट P के ऊपर, दैट इज ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स रहेंगे dB1 sin फाई, dB2 sin फाई। अब dB1 dB2 के सेम है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड dB के आ जाएगी मेरे पास 2 dB1 sin फाई, क्योंकि dB2 dB1 के इक्वल है, तो यहां पे भी dB1 sin फाई, dB1 sin फाई, तो 2 dB1 sin फाई आ जाएगा। अब मैं dB1 जो है उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और इंटू साइन फाई। अब हम ट्राइंगल जो है वहां से हम साइन फाई जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल ऊपर चाहे नीचे वाली कोई भी ट्राइंगल लेके आप साइन फाई के, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, a है, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा साइन फाई की जगह, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I dl अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू पावर 1 और इंटू a अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 से ये 2 कट गया, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू a। ये है छोटे से लेंथ एलिमेंट जो पॉइंट A और B के ऊपर लिए थे, उनके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अगर मुझे कंप्लीट लूप के कारण पॉइंट P के ऊपर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो लूप के कारण जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम उसको बोलेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dB को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट P। अब लूप जो है उसका रेडियस कितना है हमारे पास, दैट इज a। तो हम यहां से चलेंगे, पूरा डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, 2 पाई a कवर करेंगे। तो लिमिट्स जो आएंगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B एंड इट इज द इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई a dB विच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I dl। ये सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। और मेरे पास जो है लेंथ L, इसकी हमारी इंटीग्रेशन होगी, तो dl कांस्टेंट नहीं होगा, a कांस्टेंट होगा। तो यहां पे a आ गया अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 एंड लिमिट 0 to 2 पाई a इंटू dl। dl की इंटीग्रेशन होगी L, तो ये आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
I into A upon A square plus R square रेज टू पावर 3 और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी L अपर 0 to 2 pi A। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I इंटू A अपॉन A स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 इंटू L आ जाएगी मेरे पास। तो L की जगह अपर लिमिट तो 2 पाई A माइनस L की जगह लोअर लिमिट दैट इज 0। तो यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो B क्या आ जाएगा म्यू नॉट पाई A स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर अपॉन A स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द सर्कुलर रिंग कैरिंग करंट विच इज हैविंग रेडियस A। अगर मान लेते हैं पॉइंट P जो है वो बहुत दूर हो, स्पेशल केस में क्या होगा, अगर पॉइंट P जो है वो बहुत दूर हो तो हमारा R जो है वो क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। मींस रोक दो। स्पेशल केसेस कि अगर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, जैसे ये रिंग है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये डिस्टेंस R लिया है, ये सेंटर है, अगर ये डिस्टेंस जो है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर है, इट मींस R जो होगा वो A के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाएगा। दैट मींस R इज ग्रेटर देन A। तो पिछले एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, A स्क्वायर जो है उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू A स्क्वायर अपॉन R क्यूब। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इफ द point of observation is far away from the center of the circular loop, and this magnetic field is at the axis, on the axis of the circular loop.